हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस वीडियो में अपना लास्ट सीरीज कंप्लीट करते हैं। टोटल मैंने आपको पहले ही बताया है, इस वीडियो की टोटल 5 सीरीज होने वाली है, जो कि आज ये है लास्ट सीरीज। आज है कौन सी बच्चों? 5th सीरीज है। अब इस 5th सीरीज के बाद आपको कंप्लीट एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप मुश्किल से 20 मिनट में सारे 100 के 100 अभी तक जो आपने पढ़ा है सब कुछ एक साथ हम रिविजन करेंगे। आपको पहले से ही मैंने बता रखा है, जो 5 वीडियो मैंने आपको बताया इसमें मैंने केवल समझाया है और बताया है आंसर्स, लेकिन उस जो कंप्लीट सीरीज होगी 5 की एक साथ में, उसमें मैं समझाऊंगी नहीं, केवल आपका रिवीजन में करवा दूंगी। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है अच्छे से उसको आपको याद हो जाएगा। और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो एक बार से शेयर जरूर करना। चलिए पहला सवाल आज हम अपना देखते हैं, क्या है हमारा। अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है अत्य प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बच्चों सी वाला बन जाएगा, यानी अति प्लस अधिक। अब देखिए याद रखिएगा, जब छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे देखो अति में क्या है? छोटी ई की मात्रा, और ये क्या है? छोटा आ, छोटा। जब ये दोनों मिल जाता है आपस में तो देखो क्या लिखा है? अति प्लस अधिक, क्या बना है? अत्यधिक। ठीक है, मतलब ये जो लिखा है सामने ये वाला शब्द, ये क्या हो जाता है बच्चों? आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये पूरा ता था, ये केवल आधा ता रह जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सरोवर का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन पद्माकर, दिवाकर, व्योम या गजानन। गजानन का मतलब क्या होता है? हाथी। ठीक, और सॉरी, गजानन का मतलब हाथी में गणेश जी होते हैं, गणेश जी होते हैं। व्योम का मतलब क्या होता है? आकाश। दिवाकर का मतलब सूर्य। तो बचा कौन सा ऑप्शन? पद्माकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा सवाल, कूप का तद्भव क्या है? कुआं। देखो कुआ, कुआ, कुआं या सभी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल, नौका का पर्यायवाची शब्द क्या है? नौका मतलब क्या होता है बच्चों? नाव। तो नाव होता है, तरणी भी होती है, तरी भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब होगा। और देखो जहां मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाते चल रही हूँ, आपके ध्यान रखिए कि आप अपना आंसर अब मेरे कहने से पहले सोच के रखिए। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपको कितना तैयार है, और आपको कहाँ ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं अभी तक तैयार है, और आप उसको तैयार करें। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नील गगन में कौन सा समास है? ठीक है, नील गगन में कौन सा समास है? तो क्या लिखा है, ध्यान से देखो, नील गगन, यही तो लिखा है। अब नील गगन का आप मतलब निकालोगे तो क्या है? गगन क्या है? नीला है, यही तो लिखा है ना। तो क्या है? गगन नीला है, यानी कि ये जो दूसरा शब्द है ये वाला, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो हमने बताया था, समझा था कि हमारे कर्मों से ही क्या होता है? हमारी पहचान होती है, यानी कि इसमें कौन सा समास? कर्मधारय समास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अमोल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है आ, या छोटा है, या फिर बड़ा है, या फिर अनु, या फिर सभी। उपसर्ग क्या होता है? जो नाम के पहले लगता है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और आज भी बता देती हूँ। जब उपसर्ग होता है वो सामने लगता है। याद कैसे करोगे? दोनों में कंफ्यूजन होता है ना। देखो, नाम के आगे श्री लगाते हैं तो समझ लो ये उपसर्ग है, मम्मी के नाम के पीछे देवी लगाते हैं तो समझ लो प्रत्यय है। ओके, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अमोल, क्या लिखा है? अमोल। तो अगर हम आगे वाला शब्द देखें तो क्या है? आ, तो कौन सा आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा सा क्वेश्चन 7वां नंबर, धाय धाम काम सब त्यागी में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक अलंकार। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अंदर। ठीक, अगला सवाल, सोरठा के तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन है 11, 13, 14 या फिर 16। देखो याद हमेशा ये रखना, कुछ बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि ऑप्शन में तो एक ही रहेगा, चाहे 11 चाहे 13, कुछ भी मार्क कर देंगे। याद रखिए, अगर आपको 11 ऑप्शन में है तो 13 जरूर ऑप्शन में दिया जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को ध्यान से देख करके आंसर टिक करिएगा। ठीक, क्योंकि ओएमआर शीट है। अब तो कॉपी में लिखने से गलत हो गया, फिर सही तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि ओएमआर में आपको टिक करना है। ओएमआर भरने में बिल्कुल गलती ना करें आप। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सोरठा होता है उसके तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। देखो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले और तीसरे चरण में 11 11, और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बात ये और याद रखिएगा, जैसे सोरठा होता है जस्ट उसी का अपोजिट दोहा होता है। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है? 11। यही सेम उल्टा हो जाता है दोहे में। दोहे, अगर सोरठा में पहले और तीसरे में 11 है तो वही दोहा में दूसरे और चौथे में चला जाता है। और जहाँ सोरठा में दूसरे और चौथे में है 13 मात्रा,
वही दोहा में पहले और तीसरे चरण में आ जाता है। ठीक है, तो इतना आप जो है अंतर होता है दोनों में। अगर आपको जो सोरठा की परिभाषा याद है तो अपने आप दोहा बना लो, क्योंकि दोहा की परिभाषा खुद ही बन जाएगी। जस्ट तो सोरठा जो है उसी का उल्टा कर दो। ठीक, चले अगला सवाल देखते हैं। दीप शिखा के रचयिता हैं बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन है रचनाकार? महादेवी वर्मा। अच्छा, महादेवी वर्मा की कुछ ऐसी रचनाएं जो आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर नहीं लिखा है आपने नोट कर लेना। ठीक, अगर लिखा है तो रिवाइज कर लेना। निहार, साथ में अगर बोलते चलिए। ठीक है, नीरजा, बोलो साथ में, निहार, नीरजा, वेरी गुड। दीप शिखा एक तो है ही, को क्यों ही लिखना। नए मेहमान, नए मेहमान, पथ का साथी, मेरा परिवार, पथ का साथी और मेरा परिवार। ठीक है, मेरा परिवार, ये इतनी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। करेक्ट। चलो अगला सवाल। पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई, निराला, दिनकर या प्रेमचंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। चलिए बेटा आगे सवाल देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अब देखो, तार सप्तक से मैंने पिछले वीडियो में भी कंफर्म आपको किया, 3 सवाल टोटल पूछे जा सकते हैं, टोटल 4 सवाल। पहला, दूसरा, तीसरा तार सप्तक कब संपादित हुआ, सबकी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई। उसके बाद तीनों का संपादन किसने किया, मुख्य कवि का नाम या फिर लेखक का नाम, हर एक डिटेल मैंने पिछली वीडियो में कंफर्म किया था आपको, तो वो जरूर देख लेना। तो इसमें पूछा जा रहा है तार सप्तक का संपादन किसने किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे ने किया। ठीक, पूरा नाम क्या है इनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। चलो अगला सवाल। शिलापंख चमकीले के लेखक कौन है? गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गिरजा कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। दोहावली के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, दोनों या कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। अगला सवाल। मित्रता के लेखक कौन है? मित्रता आपके चैप्टर में है ना, तो ऐसे इस तरीके से जितने भी चैप्टर है उनके लेखक के नाम याद कर लो, और जो काव्य है उनके भी लेखक के नाम और कवि के नाम याद कर लो, क्योंकि सवाल जो है पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सवाल आपके लिए रख भी दिया ताकि आप देख भी लें। ठीक, मित्रता के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक, कौन से युग के कवि है ये? लेखक है छायावाद। प्रेमचंद्र किसके हैं? छायावाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद। ठीक, अगला सवाल। भूषण काव्य के रचयिता कौन है? कुतुबन, शिवराज भूषण, सूरदास या कबीरदास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवराज भूषण। चलिए अब लास्ट के 5 क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन बिना ऑप्शन के। बहुत हो गया ऑप्शन, बहुत खेल लिया ऑप्शन के साथ, अब बिना ऑप्शन के साथ खेलेंगे। और आपको खुद भी चेक करना है कि अभी तक में 15 के 15 सवाल में आपको कितने के आंसर आए और इस 5 में कितना आंसर आपका आया। और एक पहली बात याद रखो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। देखो मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कमेंट करो कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करने से आपको याद होता है वो चीज़, जो आप चीज़ें बार बार लिखते हो ना, वो चीज़ आपके दिमाग में फिट होती है। इसीलिए बोलती हूँ कमेंट किया करो। ठीक, और जितने लोग का सारा सवाल सही होता है वो भी कमेंट करो, जितने लोग का जितना भी सही हो रहा है सरमाया ना करो। 20 क्वेश्चन में अगर आपके 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो भी कमेंट किया करो कि मेरे इतने सवाल सही हुए। एक बार मेरी बात मानो, कमेंट करो, फिर देखना इसमें क्या आपके अंदर चेंजेस आता है। जो मैं बोलती हूँ ना बहुत ही समझ लो, उसको मैंने खुद पे ट्राई किया होता है, इसलिए आपको बोलती हूँ, तो एक बार करके देखना। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन। हिंदी के प्रमुख पद्य प्रकार कितने हैं? पिछली वीडियो में एक सवाल मैंने कराया जिसमें मैंने ये बताया हिंदी काव्य के कितने प्रकार हैं। काव्य और पद्य एक ही होता है, तो सवाल सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज है, इसीलिए लैंग्वेज पे भी ध्यान रखिए। तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है कौन सा? श्रव्य, और एक होता है क्या? दृश्य। श्रव्य का मतलब जो देखने सुना जाने वाला, दृश्य का मतलब देखा जाने वाला। ठीक, अगला सवाल। निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। कौन है बच्चों? कबीरदास। ओके, अगला सवाल 18 नंबर। रसिक प्रिय काव्य के रचयिता कौन है? केशव दास। क्या हो जाएगा? केशव दास। ओके, अगला सवाल। रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम लिखिएगा सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। अगर सैयद इब्राहिम ऑप्शन में ना दे करके आपको सुजान रसखान बोले तो सुजान रसखान पे टिक कर देना। अगर सैयद इब्राहिम दिया है ऑप्शन में, क्योंकि इनका क्या था, ये पूरा नाम था, ठीक, सॉरी मूल नाम था। ठीक है, रसखान का पूरा नाम, अगर पूरा नाम पूछे तो सुजान रसखान, लेकिन रसखान का मूल नाम पूछे तो सैयद इब्राहिम। दोनों सवाल में अंतर है। मूल नाम मतलब एक्चुअल नेम क्या था उनका, तो सैयद इब्राहिम था, लेकिन इस शब्द का देखो ये रसखान है, हम लोग शॉर्ट में रसखान कहते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या? सुजान रसखान। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान से देखना। अगला सवाल। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो आंसर बनेगा पद्माकर। क्या बन जाएगा ऑप्शन? आंसर सॉरी पद्माकर। ठीक है,
तो इन पांचों के 5 सवाल में आपके कितने सही हुए एक बार बताना, जितने भी सही हुए हैं बताना एक बार, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी के 15 सवाल कराए उसमें से कितना आपने करेक्ट किया वो भी बताइएगा। वीडियो को यार जितना हो सकता है प्लीज शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू। एंड मैं एक चीज आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो इस समय चैनल ग्रो कर रहा है और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए ताकि चैनल हमारा और ग्रो करे, ताकि हम और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सके। ओके, वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।